हेलो बच्चा। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी करेक्शंस। और पहली बात कि मैं क्वेश्चन में कुछ बताऊं उसके पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आ चुका है और ये मैं आपको पहले दिखा दूं। देखिए, जेईई मेंस में 2023 में क्वेश्चन पूछा, एडवांस के 2016 में क्वेश्चन पूछा, एडवांस के 2022 में क्वेश्चन पूछा। तो 3 बार तो क्वेश्चन क्लियरली आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले जेईई मेंस के एग्जाम में भी या अभी जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन आए। मेंस एडवांस दोनों में आने का पूरा चांस है और इस पर आपकी प्रैक्टिसिंग कम होती है। तो आज हम प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेंगे और उसको समझ भी अच्छे से लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी करेक्शंस लाइन है और बाइंडिंग एनर्जी करेक्शंस लाइंस में ये जो इक्वेशंस लिखी गई है इसको बोलते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल। फर्स्ट क्या बोलते हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो, शांति से पढ़ोगे समझ जाओगे, जल्दी जल्दी भागोगे कम समझ में आएगा। इसको क्या क्या बोलते हैं? फर्स्ट बोलते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, अब एक एक टर्म्स को पहले समझेंगे। ये कह रहा है कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी है उसमें कौन कौन से टर्म्स हैं? ईबी इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए। फिर पूछे ईबी क्या है? तो एक न्यूक्लियस है जेड एक्स ए, तो ये बाइंडिंग एनर्जी है इस न्यूक्लियस का। ईबी इज द बाइंडिंग एनर्जी, इसको लिख लेंगे यहाँ पे। ईबी इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस of mass number A, मास नंबर A। यानी किसी भी मास नंबर का अगर बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको इंपेरिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब इस ग्राफ पे आते हैं। ये ग्राफ आपको पढ़ाया गया होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ग्राफ। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ग्राफ। अब देखो इस ग्राफ में ना ये लाइन ऐसे आती है, थोड़ी सी क्लिंक क्लिंक, फिर ऊपर ही फिर क्लिंक लगा, क्लिंक फिर क्लिंक क्लिंक, ऐसे फिर ये ग्राफ इस तरीके से बढ़ रहा है। तो हमें इन सबको भी समझना पड़ेगा कि ये जो क्लिंक्स आ रही है वो क्यों आ रही है, फिर ये ग्राफ ऐसे क्यों चला। इस ग्राफ की स्टडी ही करना है। अब इस ग्राफ में जो बाइंडिंग एनर्जी आ रही है ना, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये 160 dy ये है ना 180 hf की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, या ये वाला डॉट पे जो है ये नियॉन 20 की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? इट इज 8 MeV पर न्यूक्लियन है। तो कोई पूछे कि बताओ नियॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी हुई, तो 8 × 20 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियॉन की बाइंडिंग एनर्जी है। ये कैसे आ रही है? तो ये तो ग्राफ ऑलमोस्ट एक्चुअल ग्राफ है। तो ये जो वैल्यूज है ना, ये सारी की सारी वैल्यूज इस इक्वेशन से कैलकुलेट की जा सकती है। तो कई बार तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये ग्राफ बना देगा और कहेगा कि अगर नियॉन की एक्चुअल बाइंडिंग एनर्जी
8 मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन है। तो जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में फॉर्मूला है उससे से उसकी बाइंड्री कैलकुलेट करके परसेंटेज चेंज बताइए कितना आ रहा है। खूब आराम से हो सकता है, क्योंकि इस डेटा से मैंने निकाल लिया 160 और उधर के फॉर्मूले से मैं निकाल लूंगा बाइंडिंग एनर्जी, फिर चेंज डिवाइड बाई 160 इंटू 100, परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। तो जो भी ग्राफ बन रहा है ना, बेसिकली ये ग्राफ अप्रोक्सीमेट इस इक्वेशन को गवर्न कर रहा है। देखो मैं जल्दी जल्दी भाग नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मुझे शांति से समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग्स जो मैंने बोला, इट इज लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ये है। इसको एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। एंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। चलो अब एक एक टर्म्स समझेंगे, जैसे कि ये ए भी इज टू ए, ये वॉल्यूम टर्म्स बोला जाता है। एस ए का पावर 2/3 सरफेस टर्म्स बोला जाता है। इसको एसिमेट्रिक टर्म्स बोलते हैं, इसको कोलम्बिक टर्म्स बोलते हैं, और ये पेयरिंग टर्म्स है। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम इस पे आते हैं, फिर इस पे, फिर इस पे। तो सबसे पहले वॉल्यूम टर्म्स पे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हम आएंगे वॉल्यूम टर्म्स पे। वॉल्यूम टर्म्स में जो बाइंडिंग एनर्जी है, देखिए ए भी इज टू ए है, मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी है वो, अगर मैं इन सबको भूल जाऊं, एक बार के लिए इन सारे को भूल जाऊं, तो मैं कहूँगा कि बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर के प्रोपोर्शनल है। मास नंबर के प्रोपोर्शनल है, बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर के प्रोपोर्शनल है। यानी वॉल्यूम टर्म्स में जो आ रहा है ना बाइंडिंग एनर्जी, वो मैं बोल सकता हूँ कि इट इज ए भी इज टू ए, ये है, और ये इसके प्रोपोर्शनल है मास नंबर के। तो हुआ ही क्यों? तो हम ये बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है, वो चाहे प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, उनके बीच में अट्रैक्टिंग फोर्स जो है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, ये चार्ज के साइन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ऑन एवरेज साइन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का न्यूक्लियर फोर्स, ये सब आपस में बराबर है। और जब ये न्यूक्लियन पास आते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो एनर्जी ही बाइंड एनर्जी कहलाती है। तो ऐसा लग रहा है कि जितने ज्यादा न्यूक्लियन पास में आएंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियन के बीच का जो फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, वही रिस्पॉन्सिबल है, वो अट्रैक्टिव। हालांकि न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ऐसा नहीं, वो ग्राफ में अभी समझा दूंगा, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया भी गया होगा। बट अभी कुछ पॉइंट्स मैं बोल दूं थोड़ा इसके टर्म्स, उसके बाद वापस हम इधर आएंगे। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये बता रहा है कि न्यूक्लियंस के बीच का फोर्स है। तो जितने न्यूक्लियंस पास आएंगे उतनी ही एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, और जितनी एनर्जी रिलीज होगी न्यूक्लियस उतना ही स्टेबल होगा। दैट मीन्स उसकी बाइंड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं जो बाइंडिंग एनर्जी है वो न्यूक्लियन की संख्या पे डिपेंड करना चाहिए। जितनी ज़्यादा न्यूक्लियंस की संख्या होगी उतनी ही बाइंड एनर्जी ज़्यादा आनी चाहिए। न्यूक्लियर फोर्स मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। तो उस कॉन्सेप्ट से बोल सकता हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये भी, दैट इज कांस्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर के साथ लिनियरली इंक्रीज करना चाहिए, ये क्वेश्चन तो ये बता रहा है, लिनियरली इंक्रीज करना चाहिए। यानी अगर मुझे बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस मास नंबर का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो वो तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए।
वो तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, इक्वेशन तो ये बता रहा है, बट ग्राफ तो ये है, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स अब आपको समझ में आने लगा कि यस कुछ और टर्म्स हैं जो कि इस ग्राफ को उस एक्चुअल ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब वॉल्यूम, तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम टर्म्स। वॉल्यूम टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज दिस वन। और इस ए बी की जो वैल्यू है, इस ए बी की जो वैल्यू है वो देखिए यहाँ दिया हुआ है 15.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्योंकि एनर्जी को आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर करते हैं, ये मास नंबर है, एक संख्या है, तो ए बी की वैल्यू भी एनर्जी में ही होनी चाहिए। तो ए बी की वैल्यू 15.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ये बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स से ही डिसाइड होता है। तो आप समझ गए वॉल्यूम टर्म्स कि जितने न्यूक्लियॉन्स पास आएंगे बाइंड एनर्जी जितनी ज़्यादा होनी चाहिए, तो बाइंड एनर्जी मास नंबर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो बाइंड एनर्जी इक्वल्स टू दिस वन लिख लिया। अब थोड़ा न्यूक्लियर फोर्स पे भी एक पॉइंट बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये भी आ सकता है एग्जाम में। आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ना, ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर का जो ग्राफ है, ये न्यूक्लियर फोर्स का ग्राफ है। फोर्स वर्सेस न्यूक्लियन के बीच का डिस्टेंस, न्यूक्लियन सेपरेशंस। तो दो न्यूक्लियंस हैं, उनके बीच का सेपरेशन आर है, तो इनके बीच का जो न्यूक्लियर फोर्स है उसका आर के साथ जो ग्राफ है, ये ब्लू वाला कर्व है। और ये जो रेड वाला कर्व दिखाई दे रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ग्राफ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स का ग्राफ है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का। तो फोर्स बिटवीन न्यूक्लियंस। अब ये जो ब्लू कर्व है ये बताने की कोशिश कर रहा है, अभी हम लोग सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स पे स्टडी कर रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स पे स्टडी कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जो अब न्यूक्लियर फोर्स पे ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, बस थोड़ा सा ग्राफ बता देता हूँ कि जो न्यूक्लियर फोर्स है आप ये देख सकते हैं, ये करीब 2.5, ये 3 है, ये 2 है, करीब 2.5 फर्मी के बाद न्यूक्लियर फोर्सेस जीरो हो जाती हैं। और ये करीब 0.5 फर्मी के आसपास होगा। ये 0.5 फर्मी के से कम अगर डिस्टेंस होता है दो न्यूक्लियन के बीच का, तो न्यूक्लियर फोर्सेस रिपल्सिव हो जाते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा जब आर की वैल्यू 1.5 फर्मी के आसपास होता है, तो उस वक्त न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी तो आप कह सकते हो कि अगर न्यूक्लियंस की बीच की दूरी बहुत कम है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस वेरी हाई वैल्यू का रिपल्सिव हो जाता है, ताकि न्यूक्लियन आपस में चिपक न जाए, उनके बीच में एक सर्टेन एवरेज डिस्टेंस बना रहे 2.5 के आसपास होता है। ठीक है, और ये लिखा हुआ देखो टिपिकल न्यूक्लियन सेपरेशन, मतलब न्यूक्लियंस दो न्यूक्लियन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है ना, ये करीब 1.5 फर्मी के आसपास एवरेज डिस्टेंस होता है। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि बताओ नेट फोर्स अप्रोक्सीमेट जीरो कहाँ पे, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, तो प्रोटॉन देखो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का एवरेज फोर्स यहाँ पे जीरो होगा, जबकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच एवरेज फोर्स कहा जाए तो ये देखो जितना इधर पॉजिटिव है उतना इधर नेगेटिव है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच की एवरेज फोर्स जीरो होगा, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स, ये रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू आपस में बराबर, और ये तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन का है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स का थोड़ा सा मैंने ग्राफ को बता दिया, और ये न्यूक्लियर फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इस वॉल्यूम टर्म के लिए, मेनली रिस्पॉन्सिबल इस वॉल्यूम टर्म के लिए। ठीक है, अब वापस इस पे आता है, तो आपने समझ लिया कि जो बाइंडिंग एनर्जी है, वॉल्यूम टर्म्स हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होंगे उतने ही बाइंडिंग एनर्जी होगी। बट अब आता है करेक्शन की बात, इसलिए करेक्शन के टर्म इसलिए आएगी कि एक ही मास नंबर के दो न्यूक्लियस हो, एक ही मास नंबर के दो न्यूक्लियस हो, बट जरूरी नहीं कि उनकी स्टेबिलिटी सेम हो। प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो, मास नंबर सेम हो,
तो अब हम एक करेक्शन टर्म्स में आएंगे। तो ये करेक्शन टर्म्स कैसे आए, अब करेक्शन के विषय में बात करें तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे और उसके बाद हम एक एक टर्म को एनालाइज कर लेंगे। एक रफ व्यू दे रहा हूँ, उसके बाद जो रफ व्यू होगा उसको डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट थोड़ा सरफेस टर्म्स पे आ जाता है। सरफेस टर्म्स कैसे, जैसे कि जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर के जो न्यूक्लियंस हैं वो ज़्यादा न्यूक्लियंस से घिरे रहते हैं, और सरफेस के जो न्यूक्लियंस हैं वो कम न्यूक्लियंस से घिरे रहेंगे। तो सरफेस एनर्जी का डिफरेंस आ गया। तो अंदर की न्यूक्लियन की एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी और सरफेस के न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। ठीक है, और इस लिक्विड ड्रॉप मॉडल में इस सेकेंड टर्म्स को आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हम सरफेस टर्म्स में आएंगे तो उसको आपको बताएंगे। ठीक, एक्चुअल में 12 न्यूक्लियंस होते हैं जो चारों तरफ से, एक न्यूक्लियन के चारों तरफ होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, बट सरफेस के जो न्यूक्लियंस होते हैं उन पे 12 नहीं होते, उनमें करीब 6 के आसपास होते हैं। तो ये टर्म सरफेस एनर्जी से डेवलप हो गया कि सरफेस के न्यूक्लियंस को की एनर्जी को और सरफेस के अंदर के न्यूक्लियर एनर्जी को आप सेम तरीके से नहीं डील कर सकते हैं। ये टर्म एसिमेट्रिक टर्म्स है, ये मास नंबर सेम हो बट प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग हो तो उससे भी एनर्जी का डिफरेंस आ सकता है, वो इसमें भी आ रहा है। और एक कूलम्बिक टर्म रिपल्सन का टर्म्स, वो भी प्रोटॉन की संख्या से डेवलप हो सकता है। और ये पेयरिंग टर्म्स क्लिंग को दर्शाता है, जो अभी हम लोग सीखेंगे। तो वॉल्यूम टर्म समझ गए, अब सरफेस टर्म्स पे आते हैं। सबसे पहले सरफेस टर्म्स पे आता है। सरफेस टर्म्स, अच्छा वॉल्यूम टर्म्स को पॉजिटिव लिखा गया है। देखिए वॉल्यूम टर्म्स को पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिखा गया वॉल्यूम टर्म्स को, यानी जितने ज़्यादा न्यूक्लियंस उतना ही ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी। बट सरफेस टर्म्स में माइनस लिखा गया है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आप वॉल्यूम टर्म्स में क्या किए हैं, टोटल न्यूक्लियन को काउंट कर लिए हैं, चाहे वो सरफेस का न्यूक्लियन हो चाहे अंदर का न्यूक्लियन हो, आपने सबका काउंट करके वॉल्यूम टर्म में लिख लिया है। लेकिन ये तो फैक्ट है कि जो इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस होंगे उनके चारों तरफ देखो 1 2 3 4 5 6 और 6 और ऊपर, और ये बीच में एक न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस के चारों तरफ 12 न्यूक्लियंस हैं इनसाइड द वॉल्यूम। और ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल का एक कॉन्सेप्ट है। तो आप इसको याद रखेंगे कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल में, इन लिक्विड ड्रॉप मॉडल वन न्यूक्लियन surround by 12 nucleon inside the nucleus। बट अगर कोई न्यूक्लियन सरफेस पे है तो 3 इधर 3 और ऊपर होंगे। तो जो सरफेस पे न्यूक्लियन है वो चारों तरफ से 6 न्यूक्लियन से सराउंड्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सरफेस वन न्यूक्लियन सराउंड बाई 6 न्यूक्लियस। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली लिक्विड ड्रॉप मॉडल में ही है, बट एक्चुअल में ये ऐसा जरूरी नहीं। ये जस्ट एक हाइपोथेसिस है। इट नॉट मीन कि नहीं 12 ही होंगे, ऐसा क्यों, सरफेस पे चाहिए ऐसा क्यों। बट वो जो ग्राफ बना है ना बाइनरी पर न्यूक्लियन का, एक अजीब सा ग्राफ बना है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट अराइज करना पड़ा। उसको हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल का नाम दिया, और उस ड्रॉप मॉडल में हमने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया बाय एजम्पशन कि न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो चारों तरफ से 12 न्यूक्लियन से सराउंड होगा, सरफेस का 6 से सराउंड होगा। तो आप कह सकते हो
कि इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी जबकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, क्योंकि ये इन सारों इसके बीच का न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटर काउंट कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी कंपेयर टू सरफेस न्यूक्लियस। तो आप कह सकते हो कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी इज मोर देन दिस बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो अब लेकिन वॉल्यूम टर्म में तो आपने सबको एक ही जैसा कंसिडर कर लिया है। इसका मतलब जब करेक्शन लगाएंगे तो आपको माइनस का करेक्शन लगाना पड़ेगा। अब ये पूरा न्यूक्लियस है जिसका रेडियस मान लीजिए r के बराबर है, r के बराबर है। तो अब सरफेस टर्म्स में जो करेक्शन की सरफेस एनर्जी की बात क्या करेंगे, सरफेस एनर्जी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, आप पढ़ चुके हैं, सरफेस एरिया ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन के साथ आप समझ सकते हैं। सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई r का स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा इसके साथ, उसको मैंने as बोल दिया इंच टू r का स्क्वायर। रुको 1 सेकेंड, ये 4 पाई आएगा, ये कांस्टेंट c1 लिख लेते हैं, और r रेडियस है और न्यूक्लियस का रेडियस आपको पता है r0 a का पावर 1/3 होता है। आपको पता है न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, रेडियस r बराबर r0 a का पावर 1/3 होता है। इसको उठा के आप यहाँ पुट कर दीजिए तो हो जाएगा r0 क्यूब इंच टू a का पावर 2/3। अब ये जो पूरा टर्म है ना 4 पाई c1 r0 क्यूब, इसके कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू, और एक माइनस साइन में लगाने जा रहा हूँ करेक्शन के लिए, मतलब नहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सरफेस एनर्जी है बेसिकली, दिस इज द सरफेस एनर्जी 4 पाई। अब 4 पाई c1 r0 क्यूब को एक कांस्टेंट मान लेते हैं, इसको as से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंच टू a का पावर 2/3। तो जब ये करेक्शन में जाएगा तो ये माइनस के साथ करेक्शन में जाएगा, माइनस के साथ करेक्शन में जाएगा। तो इसको हमने देखो माइनस के साथ करेक्शन में यूज कर लिया, माइनस as इंच टू a का पावर 2/3, वेयर as इज 18.34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू होती है। एक और चीज, क्वेश्चन में कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो इस AB की वैल्यू, इस AS की वैल्यू, ये हमेशा देगा। आपसे इसकी प्रोपोर्शनलिटी पूछ सकता है, इसकी पूछ सकता है। अब सरफेस टर्म्स हम लोग सीख लिए, अब आते हैं एसिमेट्रिक टर्म्स आने से पहले हम लोग वॉल्यूम टर्म्स पे आते हैं, कोलम्बिक टर्म्स पे आते हैं। कोलम्बिक टर्म्स क्या है? अच्छा, कोलम्बिक टर्म्स में ये जो AC की वैल्यू है ना, हालांकि AC की वैल्यू मैंने दे रखी है, बट इस AC की वैल्यू एग्जाम में नहीं देता है, ये नॉर्मली पूछता है AC की वैल्यू बताओ, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं AC की वैल्यू। तो सबसे पहले ये तो हमने सीख ही लिया, ये हमने सीख लिया। अब थोड़ा सा कोलम्बिक टर्म्स पे आते हैं। कोलम्बिक टर्म्स क्या है? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि दो न्यूक्लियस है, एक में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है और एक में प्रोटॉन की संख्या कम है, तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी उसमें रिपल्सन भी है, मतलब नेट अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया, तो उसके लिए न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो कम होगी, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे। प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, समझ रहे हो, जिस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी उसमें रिपल्सन के चांसेस ज़्यादा होंगे कंपेयर टू उसमें जिसमें प्रोटॉन की संख्या कम होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी उसकी कम होगी जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे। तो कोलम्बिक करेक्शन, कोलम्बिक करेक्शन की बात करते हैं, तो हम लोग मानते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल में कि सारे न्यूक्लियस ने एक लिक्विड की तरफ से फैले हुए हैं चारों तरफ, मतलब जो प्रोटॉन्स है, अगर मैं कहूँ कि जेड एक्स से मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें जेड नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो चारों तरफ, हर तरफ चारों तरफ फैले हुए हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी चारों तरफ बनाए हुए हैं, तभी तो लिक्विड ड्रॉप, चारों तरफ यूनिफॉर्म डेंसिटी बनाए हुए। इसमें जो न्यूट्रॉन होंगे वो भी चारों तरफ यूनिफॉर्म डेंसिटी बनाए होंगे, डेंसिटी बनाए होंगे। तो ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन अगर आपस, इस प्रोटॉन का आपस में इंटरेक्शन है, इसका आपस में इंटरेक्शन है, इसका आपस में इंटरेक्शन है, तो हर प्रोटॉन का आपस में इंटरेक्शन है, तो इसकी एक सेल्फ एनर्जी होगी, जो कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपको पढ़ाया गया है
कि अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का एक स्फीयर है तो उसकी सेल्फ एनर्जी कितनी है? वो सेल्फ एनर्जी पॉजिटिव आएगी क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन्स हो रहा है। तो वो जो सेल्फ एनर्जी है यूई, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी, उसकी वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं 3/5 के क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई आर, जहां आर इस न्यूक्लियस का रेडियस है। चलो के तो आपको पता है के ही है, क्यू की वैल्यू चूंकि इसमें जेड प्रोटॉन है तो क्यू क्या हो जाएगा, जेड इंस टू ई हो जाएगा। इसको उठाकर आप यहाँ प्लेस कर दीजिए, तो इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी सेल्फ एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंस टू आर, आर की जगह पे आर नॉट ए का पावर 1/3 लिख सकते हैं, इनटू क्यू की जगह पे ई का स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये तो टर्म्स आ गया, बट ये जो जेड है ना, अगर मैं आपसे ये कहूँ तो फिर लिख लेते हैं 3/5 ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर आर नॉट ए का पावर 1/3, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। अच्छा, तो इतना एनर्जी इसकी ज्यादा हो रही है तो ये भी सेपरेट करना चाहिए, क्योंकि जो वॉल्यूम एनर्जी है वो तो मास नंबर के प्रोपोर्शनल है, उसमें तो था ही नहीं कि रिपल्सन है कि नहीं है, तो फिर इतनी एनर्जी घटानी पड़ेगी क्योंकि ये रिपल्सन वाली एनर्जी है, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो ये भी माइनस के साथ ही, कोलॉम्बिक करेक्शन माइनस के साथ ही लगेगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है क्या, अगर मैं कहूं कि मान लो एक न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन, तो फिर उस प्रोटॉन का दूसरे प्रोटॉन से रिपल्सन कैसे, दूसरा था ही नहीं। इसका मतलब अगर किसी न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है तो उसमें कोलॉम्बिक करेक्शंस नहीं आनी चाहिए। एक प्रोटॉन है तो कोलॉम्बिक करेक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 प्रोटॉन चाहिए तभी तो रिपल करेंगे, रिपल्सन वाला पार्ट, रिपल्सन वाला ही नहीं। तो ये तो फॉर्मूला ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जेड की जगह पे 1 रख देंगे तभी भी एनर्जी आ जाएगी, इतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी अगर किसी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तभी भी करेक्शन लगेगा नहीं, बट कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, रिपल्सन है ही नहीं। अब एक्चुअली में एक प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल है तो ऑलरेडी फॉर्म कंडीशन में है, तो उसकी एनर्जी हम एक प्रोटॉन की एनर्जी कंसीडर नहीं करते हैं। एक प्रोटॉन का दूसरे के साथ एनर्जी कंसीडर करेंगे, लेकिन एक प्रोटॉन का खुद के साथ एनर्जी कंसीडर नहीं करते हैं। तो फिर इसमें करेक्शन फैक्टर यूज करना होता है, और उस करेक्शन के लिए जेड के जगह पे रिप्लेस करते हैं, जेड स्क्वायर के जगह पे जेड इंस टू जेड माइनस 1 से रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज द करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर इसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर। तो जो कोलॉम्बिक एनर्जी हुई उसकी जो वैल्यू हुई ना, उसको मैं यहाँ पे लिख दूं, और इस पे बेस्ड होके जेई ने कई बार क्वेश्चन पूछ लिया, 2 बार तो क्वेश्चन पूछ लिया इस पे बेस्ड होके। तो इस यू ई की वैल्यू होती है, इट इज 3/5 ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड इंस टू जेड माइनस 1 डिवाइड बाई आर नॉट ए का पावर 1/3। दिस इज द करेक्शन फैक्टर। अब एक और बात, ये जो पूरी वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए एसी से, कोलॉम्बिक को एसी से रिप्रेजेंट कर रहा है, कोलॉम्बिक को एसी से रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस एसी की वैल्यू 0.714 MeV है, एसी की वैल्यू, मतलब इस पूरे वैल्यू को हम लोग एसी बोलते हैं। अब ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है इस फॉर्मूले में एसी कितना था, तो एसी की वैल्यू ये है, इट इज 3/5 ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंस टू 1 अपान आर नॉट, ये है। और इसकी जो वैल्यू होती है इट इज 0.7, जो लिखा हुआ है 0.714 MeV होती है। अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर भी सकते हो,
इसको आप कैलकुलेट कर भी सकते हो। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये जो वैल्यू होती है ना ई स्क्वायर अपॉन 4πε0, इसकी वैल्यू कुछ नहीं, आपको पता ही है, ई की वैल्यू पता है 1.6 10⁻⁻⁹ 4πε0 की वैल्यू पता है, R0 1.1 फर्मी, उठा के पुट कर दो, वैल्यू हो जाएगी। फिर वो जूल में जाएगी, उस जूल को मेगा में बदल के फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दो, इतनी आ जाएगी। तो इस एसी की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। साथ में ये जो पूरी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू होती है 1.44 MeV फर्मी। हाँ कह सकते हैं भाई, ये क्यू स्क्वायर अपॉन 4 R0, ये क्या है? एनर्जी का ही तो यूनिट है। तो इस एनर्जी की वैल्यू जब कैलकुलेट करके MeV में कन्वर्ट करते हो ना, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है 1.44 MeV। अब इसको उठा के तुम यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, और 1.1 पुट कर दो, 3/5 लगभग इसके बराबर आ जाएगी, लगभग इसके बराबर आ जाएगी। ठीक, मैं रिपीट कर दूं। अब ये जो कोलम्बिक एनर्जी का टर्म्स है ना, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो ये पूरा टर्म्स, ये पूरा टर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स याद रखना है। दूसरा, इसमें ये वाला AC की वैल्यू आपको याद रखना। अभी पूरा टर्म ना इसमें कन्वर्ट हो जाता है, UE बराबर AC इंटू Z/(Z−1) डिवाइड बाई A का पावर 1/3। ये टर्म्स है, दिस इज द कोलम्बिक करेक्शन टर्म्स। इसको UC लिखना, कोलम्बिक करेक्शन टर्म्स। ये कोलम्बिक करेक्शन टर्म्स है। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना भी याद करने की जरूरत है। एग्जाम में जब देगा तो वैल्यू देगा आपको, और नहीं देता है तो खैर बड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। तो मैं बस आपको एक तो ये टर्म याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि इस पे पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। एक ये टर्म इंपॉर्टेंट है, दूसरा इस पूरे टर्म्स में, और एक ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे, अब जो आपको याद है, आपको याद है, तो AC की वैल्यू आपको पता है, तो इसे याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट से हटा ही देता है। ये दो टर्म्स आपको याद रखना है। और ये वैल्यू कैसे आ रही है, ये सेल्फ एनर्जी के सहारा से समझ गए। तो अब एग्जाम पूछ चुका है कि कोलम्बिक एनर्जी मास नंबर पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/A/1/3 के प्रोपोर्शनल है, कोलम्बिक एनर्जी करेक्शन। तो आपने देख लिया कि हमने कोलम्बिक करेक्शन पढ़ लिया। अब आता है एसिमेट्रिक करेक्शंस। ये क्या है, इसको समझते हैं। एसिमेट्रिक करेक्शन, एसिमेट्रिक करेक्शन, एसिमेट्रिक करेक्शन क्या है? जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर A है, इसमें लिखा गया है ZXA, और एक और न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस A है और ये न्यूक्लियस B है, इस पे है A-ZY, ये जैसे कि इसमें नंबर ऑफ, ये A है, ये न्यूक्लियस है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसमें? इसमें A-Z है। और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? A-Z। और फिर पीछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? सब्ट्रैक्ट कर दो, Z। तो ये प्रोटॉन की संख्या है और ये न्यूट्रॉन की संख्या है, और ये इसमें प्रोटॉन की संख्या है और ये न्यूट्रॉन की संख्या है। मास नंबर दोनों न्यूक्लियस का बराबर है, बट इसमें प्रोटॉन की संख्या और इसमें प्रोटॉन की संख्या देखिए अलग अलग है। तो आप इसमें भी कह सकते हैं, एक तो करेक्शन वाला टर्म कोलम्बिक, वो तो अपना अलग है, बट हम ये पाते हैं कि जिस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या एग्जैक्ट बराबर है,
उस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, और जिसमें इनकी संख्या कम है, मतलब एसिमेट्रिक हो गई। तो जिसमें सिमेट्री है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन, जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है करस्पॉन्डिंग टू उनमें जिनमें ये बराबर नहीं है, जबकि मास नंबर दोनों का सेम है। ये दो न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस का मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है, स्टिल हम पा रहे हैं कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। अब बराबर तो सिमेट्रिकल टर्म बोलते हैं, अब वो क्यों आ रहा है अभी समझते हैं, बट इसको एक और बोलते हैं। ऐसा अगर कहीं दिखे ना, तो इस दोनों न्यूक्लियस को बोलते हैं मिरर न्यूक्लियस, एक वर्ड यूज करते हैं, दिस इज मिरर न्यूक्लियस बोला जाता है, मिरर न्यूक्लियस बोला जाता है, मिरर न्यूक्लियस। तो मिरर न्यूक्लियस वो न्यूक्लियाइज होते हैं जिसमें दो न्यूक्लियस को मिरर न्यूक्लियस बोलेंगे अगर एक का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दूसरे के नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो, दिस इज द मिरर न्यूक्लियस। अभी कैसे आया, अब एक एग्जांपल की तरह हम समझते हैं, और यहाँ पे जरूरत पड़ती है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लो एक न्यूक्लियस है जिसमें दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, और एक न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन है बट तीन न्यूट्रॉन है, ये ए है और ये बी है। मैं जस्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मास नंबर दोनों का सेम है, इसका भी मास नंबर 4 है, इसका भी मास नंबर 4 है, 3 1 4 2 2 4, मास नंबर सेम है। अब हमें ये देखना है कि ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक क्वांटम नंबर, मतलब वो न्यूक्लियस साथ साथ रह सकते हैं जिनका क्वांटम नंबर डिफरेंट जाए। तो चलो एनर्जी लेवल्स बनाते हैं। अगर मैं इस तरीके से एनर्जी लेवल्स बनाऊं, तो एक एनर्जी लेवल पे दो न्यूक्लियन आ सकते हैं क्योंकि दोनों का स्पिन अलग अलग हो सकता है। तो अगर दो प्रोटॉन है, अब इधर मैंने प्रोटॉन दिखा दिया, इधर मैंने न्यूट्रॉन दिखा दिया, तो जिस तरीके से प्रोटॉन की एनर्जी लेवल्स है वैसे न्यूट्रॉन की एनर्जी लेवल्स है। तो अगर दो प्रोटॉन्स हैं तो दो प्रोटॉन्स ऐसे आ गए, दो न्यूट्रॉन्स हैं तो दो न्यूट्रॉन्स ऐसे आ गए। अब ये 1 सेकेंड रुको, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि अब थोड़ा समय लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने प्रोटॉन के एनर्जी लेवल्स बना दिए और इधर मैंने न्यूट्रॉन के एनर्जी लेवल्स बना दिए। अब इसमें देखिए ये 1 2 3 क्वांटम नंबर 1 2 3, तो प्रोटॉन में क्या होगा, एक एनर्जी लेवल पे दो आ सकते हैं बिकॉज स्पिन अलग अलग है, फिर दोनों इसमें फील हो गए और ये दोनों भी इसमें फील हो गए, यानी n बराबर 1 एनर्जी स्टेट पे प्रोटॉन भी फील हो गया और n बराबर 1 एनर्जी स्टेट में न्यूट्रॉन भी फील हो गया। लेकिन इसमें देखो, अगर इसमें मैं प्रोटॉन को दिखाऊं तो एक प्रोटॉन है तो ये फर्स्ट लेवल में आ जाएगा, लेकिन इसमें अगर मैं एनर्जी लेवल्स दिखाऊं तो दो न्यूट्रॉन तो ऐसे आएंगे एक लेवल पे, बट एक तो हाई लेवल पे जाएगा ना। तो कोई पूछे कि इसकी एनर्जी ज्यादा है कि इसकी एनर्जी ज्यादा है, आप कहोगे कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। अच्छा, एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी में अपोजिट रिलेशन है, माइनस साइन है एक तरह से देखो तो। तुम कहोगे कि यहाँ की एनर्जी ज़्यादा है मतलब इसकी बाइंड एनर्जी कम हो गई, और इसकी एनर्जी कम है मतलब इसकी बाइंड एनर्जी ज़्यादा हो गई। तो इसकी बाइंड एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी कम है मतलब बाइंड एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है बाइंड एनर्जी कम है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ये क्वांटम नंबर से आ रहा है, ये रिपल्सन की वजह से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जिसमें, और हम ये पाते हैं कि जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है वो एनर्जी लेवल हमेशा वो कम, उस सिस्टम की जो एनर्जी होती है, उस कॉन्फ्लेक्शन की जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा स्टेबल। तो इसका भी एक करेक्शन फैक्टर आ गया। और हम मानते हैं कि जिस केस में ए की वैल्यू ट्वाइस ऑफ जेड के बराबर है, ट्वाइस ऑफ जेड के बराबर है, उसमें ये करेक्शंस नहीं आता है।
क्योंकि इसका इसका डिफरेंस का करेक्शन आना चाहिए। भाई इसकी एनर्जी सबसे कम, इसकी एनर्जी ज़्यादा, तो जो डिफरेंस हुआ वो बाइंडिंग एनर्जी में करेक्शन बनना चाहिए। तो जिसमें ए बराबर 2z है वो हम बोलते हैं कि वो करेक्शन, वो रिफरेंस की तरफ है तो वो करेक्शन नहीं देगा। बट इसमें ए 2z के बराबर नहीं है, उसमें करेक्शन देगा। और ये जो करेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a माइनस 2z का। तो ये हमने यहाँ पे लिख रखा है, a माइनस 2z के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल जाता है। इस चीज को आपको अलग से याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब ये नीचे का फैक्टर कैसे है, ये फिलहाल अभी हम एनर्जी है तो एनर्जी में डायमेंशनली अगर चेक करोगे तभी भी ये मिल जाएगा, जेड स्क्वायर अपान इसका टर्म बन जाएगा। तो हम इस चीज को ध्यान रखेंगे कि, और इसको याद रखना आपको कि एसिमेट्रिक टर्म का करेक्शन ये है, यानी जिसमें ए की वैल्यू 2z हो जाएगी, मतलब z और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो जाएंगे, एसिमेट्रिक करेक्शन 0 हो जाएगा। तो ये बन गया इतना। एक बार के लिए इसको भूल जाइए। अब देखिए यहां से लेके यहां तक अगर मैं कहूं आपसे कि जो पूरा ग्राफ है, इस पूरा ग्राफ में देखिए ए का एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ए का एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मैं अगर जेड को कांस्टेंट रखूं और ए को चेंज करूं तो मैं कहूंगा कि जो ग्राफ बनना चाहिए ना, ये ग्राफ बनना चाहिए कायदे से, ये ग्राफ में कहीं भी अब्रप्ट चेंज नहीं है। मतलब अगर जेड सेम है, एक बारी बात सुनना, जेड अगर सेम है, एक बात करो, जेड सेम है तो भी ए का ग्राफ में कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। मतलब जो ग्राफ होना चाहिए ना वो डिफरेंसेबल है, ग्राफ डिफरेंसेबल जैसा है, तो ग्राफ इस तरीके से नहीं बनना चाहिए। ये ऐसे गया अचानक से ऐसे, फिर ऊपर, फिर अचानक से ऐसे नहीं होना चाहिए। वो एक स्मूथ कर्व बनना चाहिए, एक स्मूथ कर्व जैसा बनना चाहिए। बट कर्व तो ऐसा नहीं, देखो बीच में क्लिंक है, ऐसे ऐसे क्लिंक है, नीचे आया फिर ऊपर, फिर क्लिंक ऐसे, और हर जगह थोड़े बहुत क्लिंक बनते हैं। वो जो क्लिंक वर्ड है ना, शार्प, जो फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं रहने दे रहा है, क्लिंक बन रहा है, वो क्लिंक टर्म और ये एक्चुअल ग्राफ है। तो क्लिंक टर्म मुझे ये बता रहा है कि नहीं, ये जो एक्सप्रेशन है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक एक्सप्रेशन है, इसके अलावा भी कुछ ना कुछ टर्म्स है कांस्टेंट की तरफ से, जो अचानक से बढ़ा दे रहा है, अचानक से कम कर दे रहा है, वो एक कांस्टेंट टर्म करेक्शन की तरफ से और होल्ड होना चाहिए, वो ये टर्म। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जो इसको बोलते हैं पेयरिंग टर्म। पेयरिंग टर्म जो है वो क्लिंक को दर्शा रहा है, को क्लिंक जो बन रहा है ना ग्राफ में, वो क्यों बन रहा है। अब इसकी जो वैल्यू है वो मैंने यहां दिखा दिया, वो इस पूरे की वैल्यूज देखो, प्लस डेल्टा डेल्टा नॉट, जीरो डेल्टा माइनस डेल्टा नॉट हो सकता है, ये देखना कब। अब यहाँ लिखा गया बोथ एन एंड जेड इवन, यानी एक न्यूक्लियस में अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों ही इवन है, दोनों ही इवन है, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। मतलब अगर दोनों ही इवन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही इवन है, तो उनकी पेयरिंग अगर अच्छे से हो रही है तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तो इसीलिए प्लस लग गया और बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ा दिया। लेकिन जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों ही बोथ ऑड हो, न्यूट्रॉन भी ऑड प्रोटॉन भी ऑड, तो उसमें पेयरिंग नहीं हो पाएगी, प्रोटॉन की पेयरिंग, न्यूट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो वो बाइंडिंग एनर्जी को कम कर देगा। तो हमें माइनस डेल्टा नॉट यूज करना है। और ये ए इज ऑड, मास नंबर अगर ऑड हो, तो मास नंबर ऑड का मतलब क्या भाई, या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कोई भी दो, एक ऑड एक इवन, एक ऑड और एक इवन है, तो ए क्या होता है एन प्लस जेड, और एक ऑड एक इवन, तो दोनों का सम ऑड, यानी कैपिटल ए अगर ऑड है तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जिसमें पेयरिंग हो गई उसका पॉजिटिव और जिसमें पेयरिंग नहीं हुई उसका नेगेटिव, दोनों का सम जीरो, तो ये जीरो बन जाता है। फिर अच्छा, अगर एन और जेड दोनों ही इवन है तो ए क्या होगा, इवन होगा। एन और जेड दोनों ही ऑड है तो कैपिटल ए क्या होगा, अगेन इवन होगा। तो समझ गया कि ऑड वाला केस बस एक ही है, जब एक इवन और एक ऑड हो गया तो कैपिटल ए ऑड बन जाएगा, तो उस समय जीरो बन जाएगा। और इसमें डेल्टा नॉट की वैल्यू होती है ए पी डिवाइड बाई ए का पावर 1/2। ये भी याद रखें कि डेल्टा नॉट ए पी, अगर कभी पूछे कि पेयरिंग टर्म्स ए पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/a का पावर 1/2, और ए पी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो आपने देख लिया
कि मैंने आपको लिक्विड ड्रॉप मॉडल को लिक्विड ड्रॉप मॉडल के इंपेरिकल फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया। अब इस पे जो बेस क्वेश्चन है उस पर आ जाता है। ठीक है, अब एक चीज और है, आपको क्या करना है कि मैंने तो अभी थ्योरी पढ़ाई है, क्वेश्चन तो दिया नहीं, तो क्वेश्चन अगर मैं देने जा रहा हूँ तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ट्राई करना है, फिर देखना है कि क्या इतने थ्योरी से आपके आंसर मैच कर रहा है। तो अगर मैच कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यस सर आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये तो एक बार मैं चाह रहा हूँ कि समराइज भी कर दो, देख लीजिए। जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए, वॉल्यूम टर्म ए बी टू ए माइनस सरफेस टर्म्स करेक्शन में लगेगा, एसिमेट्रिक टर्म करेक्शन में लगेगा, कोलॉम्बिक टर्म्स करेक्शन में लग रहा है, पेयरिंग टर्म्स करेक्शन में लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आता है मैथ्स 2023 क्वेश्चन। द न्यूक्लियस ZA हैविंग मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर Z, द सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन, सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन इज माइनस दिस। अच्छा, ये सरफेस एनर्जी का मतलब वो पूरा करेक्शन के साथ वो यूज कर रहा है, सरफेस एनर्जी पूरा करेक्शन के साथ यूज कर रहा है, ये पूरा। दिस इज द सरफेस एनर्जी, दिस इज एसिमेट्रिक एनर्जी, दिस इज कोलॉम्बिक एनर्जी, दिस इज वॉल्यूम एनर्जी, वो बोल रहा है। तो माइनस साइन से परेशान जरूरत नहीं, माइनस साइन इंक्लूडेड है इसमें। द सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन इतना, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इधर आपका ऑप्शन है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप देख लीजिएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि आपने देख लिया। सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन BSS माइनस A1 1/2/3 है। तो ठीक है, सरफेस एनर्जी माइनस A1 1/2/3 ये हमें पता है, अभी हमने सीखा है। 1/2/3 आता है, 1/2/3 आता है। बट इसमें एक लाइन है, पर न्यूक्लियन लिखा है, ये पर न्यूक्लियन लिखा है, लेकिन जो सरफेस एनर्जी होती है, सरफेस एनर्जी मास नंबर ए का, देखना सरफेस एनर्जी है कितना, मास नंबर ए का, मास नंबर ए का वॉल्यूम एनर्जी इतना है, ये पर न्यूक्लियन नहीं है, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी, अगर ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है तो ये सरफेस एनर्जी है टोटल, पर न्यूक्लियन नहीं है, तो पर न्यूक्लियन निकालना पड़ेगा। तो पर न्यूक्लियन के लिए हमें मास नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, मास नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सरफेस एनर्जी कितनी होती है, जो सरफेस एनर्जी है वो माइनस A1 A⁻²/3, बट पर न्यूक्लियन के लिए ए से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया माइनस A1 A⁻⁻1/3। तो समझ सकते हैं ये तो ये नहीं है, दैट मीन्स ये पार्ट क्या है, रॉन्ग है। बी पार्ट, कोलॉम्बिक एनर्जी, Coulomb contribution to the binding energy BC is minus A2 Z minus 1 1/4/3 है, 1/4/3 है। तो ये 1/4/3 है, जबकि जो कोलॉम्बिक एनर्जी थी वो थी माइनस A2 Z minus 1 A⁻1/3 थी। इसका मतलब इसका बी पार्ट भी गलत है। द वॉल्यूम एनर्जी इज A3A, एकदम सही है क्योंकि वॉल्यूम एनर्जी मास नंबर के प्रोपोर्शनल है, तो ये सही हो गया। अगला, डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ये अब चूंकि जानते हो क्या है, ये जब कह रहा ना प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ये एकदम सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस एनर्जी का टर्म्स है, सरफेस एनर्जी का टर्म्स है, अभी हमने पढ़ा था सरफेस एनर्जी का टर्म्स है। ये सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, ये सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, सरफेस एनर्जी करेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी होगी, चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी
उस सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब कि इसका डी पार्ट सही कह रहा है कि डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल। डिक्रीज है ना, चेंज। तो जब चेंज लगाओगे तो बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बस सरफेस वाला टर्म आएगा, तो सरफेस एनर्जी के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। While estimating the surface energy, it is assumed that each nucleon interact with 12 nucleons. अब देखो ये गलत है। ये गलत क्यों है? सरफेस के जो न्यूक्लियंस है वो तो 12 से नहीं है, जो वॉल्यूम के अंदर के न्यूक्लियंस है वो 12 न्यूक्लियन से सराउंडेड है, जबकि सरफेस न्यूक्लियन अप्रोक्सीमेट 6 न्यूक्लियन से सराउंडेड है। तो ये तो गलत लिख रहा है। स्टेपिंग सरफेस एनर्जी एज्यूमिंग दैट ईच न्यूक्लियन इंटरेक्ट विद द 12, गलत कह रहा है। सरफेस एनर्जी में कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर है सी एंड डी। इसका मतलब कि ऑप्शन 1, 2, 3 में ऑप्शन 4 एक करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4 एक करेक्ट आंसर है। आंसर इज 4। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पे आता है। अभी जे एडवांस का एक क्वेश्चन है और इसको सही से देखने की कोशिश करो। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ऑफ जेड प्रोटॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द स्फेरिकल। देखो इन्होंने ऑलरेडी लिख लिया है, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसका अटेम्प्ट कर लीजिए। कह रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ जेड प्रोटॉन uniformly distributed throughout the spherical nucleus is given by this one. The measured mass of the neutron is itna, 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 itna and itna. Given that radius of the both nucleus of nitrogen 15 and oxygen 15, nuclei are same, radius same है। 1 u is इतना, e square upon 4/0 1.44 MeV Fermi here. Assuming that the difference between the binding energy of 715 neutron and itna is purely due to the electrostatic energy, the radius of either of the nucleuses. तो चलो इस कॉन्सेप्ट को फिर हम सीखते हैं। इसमें इन्होंने एक अच्छी सी लाइन ये बोली, assuming that the difference of between the binding energy of nitrogen and oxygen is purely due to electrostatic energy. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की वजह से, बाकी किसी की वजह से नहीं है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 7 and 15 की बाइंडिंग एनर्जी लिखते हैं। 7 and 15 की बाइंडिंग एनर्जी लिखते हैं। इसकी बाइंडिंग एनर्जी आप क्या बोलोगे? बाइंडिंग एनर्जी B1 ऑफ दिस, यस। डिफरेंस का है, डिफरेंस कोलम्बिक की वजह से। तो पहले लिख लिया जाए बाइंडिंग एनर्जी। तो एक तो वॉल्यूम टर्म्स होगा, तो वॉल्यूम टर्म्स कितना होगा? वॉल्यूम टर्म्स हो जाएगा A ऑफ B इज टू कैपिटल A, A ऑफ B इज टू कैपिटल A। कैपिटल A कितना है देखो, ये नाइट्रोजन में 15 दिया है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 7 and 15 ये होना चाहिए वॉल्यूम टर्म्स इनटू मास नंबर कितना है 15 माइनस करेक्शन फैक्टर आएगा, इसको इवन कर दिया, और जो बाकी फैक्टर्स है उसको मैंने नहीं लिखा क्यों? इस इक्वेशन की वजह से, उनकी इस लाइन की वजह से, प्योरली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इसलिए बाकी के टर्म्स नहीं लिखा मैंने। ये सिर्फ क्या लिखा है? कोलम्बिक एनर्जी लिखी है। यही चीज हम निकालेंगे B2 किसके लिए? ऑक्सीजन 8 और 15 की बाइंडिंग एनर्जी। एक तो वॉल्यूम टर्म क्या है? ए भी कितने मास नंबर है 15, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस E2। E2 क्या है? कोलम्बिक एनर्जी। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, दोनों का डिफरेंस।
अच्छा, आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है, तो कंफर्म मैं समझ सकता हूँ ये वाली वैल्यू कम आएगी क्योंकि ज़्यादा सब्ट्रैक्ट होगा तो ये वैल्यू कम होगी। तो B1 से B2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, B1 माइनस B2, तो पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी। तो जब B1 माइनस B2 करेंगे यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, B1 माइनस B2, तो क्या बनेगा, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या बन गया, E2 माइनस E1 बन गया। अब E2 माइनस E1 क्या है, इसी से कैलकुलेट होगा। अब B1 माइनस B2 भी हमें निकालना पड़ेगा, तो B1 माइनस B2 के लिए हम इसके इन डेटा का हेल्प लेंगे। तो हमें क्या करना होगा, इसकी बाइंड एनर्जी अलग से निकालनी पड़ेगी और इसकी बाइंड एनर्जी अलग से निकालनी पड़ेगी। तो चलो कैलकुलेट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो सबसे पहले 7-15N की बाइंड एनर्जी लिखने जा रहा हूँ, 7N15 की बाइंडिंग एनर्जी B1 को लिखने जा रहा हूँ। तो बाइंड एनर्जी कैसे निकालते हो, इसमें कितने प्रोटॉन है, 7 1H1 प्लस कितने न्यूट्रॉन, इसमें 15 माइनस 7 घटा दो, 8 न्यूट्रॉन, 0 मास। बेसिकली ऐसा होता है 7 मास ऑफ 1H1, ये आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा, प्लस 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस इसके एटम का मास ऑफ 7N15 इंटू C स्क्वायर। ये बाइंड एनर्जी होगी इसकी। अब वैसे ही आपको किस लिखनी है, 8O15 का लिखना है बाइंडिंग एनर्जी B2। तो क्या लिखोगे, इसमें कितने प्रोटॉन है, 8, तो बनेगा 8 इंटू मास ऑफ 1H1 प्लस कितने न्यूट्रॉन है, 7 न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ 8O16 इंटू C स्क्वायर। अब आपको B1 माइनस B2 चाहिए क्योंकि इसकी बाइंड इससे ज़्यादा होगी, तो B1 माइनस B2 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 8 में से 7 गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन बचेगा, माइनस इसमें से ये घटाएंगे तो बनेगा 1H1 मास। ठीक है, इसमें से मैं इसको घटाया, इसमें से इसको प्लस बन गया और इसमें से इसको घटा रहा हूँ, तो बन गया क्या, मास ऑफ 8O16 माइनस मास ऑफ 7N15 इंटू C स्क्वायर। अब वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। न्यूट्रॉन का मास उन्होंने दे रखा है, देखो न्यूट्रॉन का मास है मास ऑफ न्यूट्रॉन, देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.0086 00866 मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। ओके, तो अब मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू थी ना इस पेज पे, ये जो वैल्यू थी इसको उठा के मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, और जो एमयू में आएगा और एक यू की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 931.5, इसको भी उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया। जब कैलकुलेट किया तो वैल्यू इतनी आ गई, बट यही जो वैल्यू है B1 माइनस B2 वो हमारा E2 माइनस E1 के बराबर है। अब E2 माइनस E1 निकालना पड़ेगा, E2 माइनस E1 निकालना पड़ेगा, E2 माइनस E1। तो E2 किसकी है, E2 तो बेसिकली ऑक्सीजन की एनर्जी कोलम्बिक माइनस नाइट्रोजन की एनर्जी लिखते हैं। तो सबसे पहले E2 की बात करते हैं। तो E2 में 1 सेकेंड, करो। ठीक है, अब सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। इसकी E2 किसके बराबर होगी, तो अभी हमने देखा कि जो एनर्जी कोलम्बिक एनर्जी थी ना, कोलम्बिक एनर्जी उसकी वैल्यू कितनी है, तो E स्क्वायर
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट इंच टू आर था ना, इंच टू आर था, देखिए वापिस जाके देखना यहाँ पे आर है, रेडियस के टर्म में है, इंच टू आर जेड माइनस जेड वन है, यही इंटू 3/5 है, इंटू 3/5 यहाँ पे। तो 3/5 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जेड इंच टू जेड माइनस वन इंच टू ई स्क्वायर, ठीक है। अब E2 की वैल्यू कितनी आएगी, ऑक्सीजन है 8 है, तो यहाँ पर आप 8 पुट कर देंगे, तो बाकी तो टर्म सेम रहेगा, ये क्या आएगा 3/5 ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और जेड यहाँ पे 8 रखेंगे, ऑक्सीजन का 8 है, तो 8 इंटू 8 माइनस 1 7 इंटू 8 56 बन जाएगा। उसी तरीके से आप नाइट्रोजन का लिखेंगे, नाइट्रोजन का E1 कितना होगा, तो 3/5 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंच टू 7 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 7 इंटू 6 42, 7 के 42 42। अब आप डिफरेंस निकाल लीजिए E2 माइनस E1, तो E2 माइनस E1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3/5 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 56 माइनस 42, तो 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 4 गया 1, ये बन गया, और ये पूरी वैल्यू बराबर है इसके, तो आप यहाँ पुट कर देंगे 3/5 इंटू 14 अपॉन आर, और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, देखिए ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1.44 MeV फर्मी है, 1.44 MeV फर्मी, तो 1.44 MeV फर्मी है, 1.4 नॉट की वैल्यू 3 इंटू 14/5 लिख लिया, इज इक्वल टू 3.536 MeV। अब यहाँ से MeV से MeV कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैपिटल आर सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। ओके, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब इसको कैंसिल करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 3.42 फर्मी आ जाएगा, और ये उसका आंसर है। यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के न्यूक्लियस का रेडियस 3.42 फर्मी है, जो कि ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, द रेडियस ऑफ ईदर ऑफ द न्यूक्लियस। इधर क्यों, क्योंकि उन्होंने दोनों का सेम बोल रखा है, तो आंसर इज 3.42। आई थिंक आप एकदम समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये जे एडवांस का 2022 का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए ये भी उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या रहा है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस, एक बार मैं आपको टाइम दे दूं, पॉज करके आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस कैन बी अफेक्टेड बाई, पढ़ ली, ओके मैं ट्राई कर रहा हूँ। The binding energy of nucleus in a nucleon can be affected by the pairwise Coulombic repulsion, सिर्फ Coulombic repulsion, assuming that all nucleons are uniformly distributed inside the nucleus. Let the binding energy of a proton is EBPN, लिखा है ना, let the binding energy of a proton is EBP, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो एक प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी है वो EBP है, and binding energy of a neutron is EBN in nucleus, which is the correct options। ठीक, तो हमें पता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, बाइंडिंग एनर्जी सबसे पहले कैन बी अफेक्टेड बाय पेयरवाइज कोलम्बिक फोर्स। चलो हम लोग बात करते हैं किसी एक न्यूक्लियस की, मैं कहूँ कि ZXA ले लिया, तो इसमें कितने प्रोटॉन है Z, कितने न्यूट्रॉन है ये -Z,
तो इस न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन है और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है। तो कोई पूछे इस न्यूक्लियस की टोटल बाइंडिंग एनर्जी बताओ, तो जेड प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी जोड़ दो, आ जानी चाहिए बाइंडिंग एनर्जी। तो चलो हम लोग सिर्फ जेड प्रोटॉन की बाइंडिंग निकालते हैं, जेड प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी में जो वॉल्यूम वाला टर्म था वो तो सबके लिए सेम था, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो। तो मैं कह दूंगा कि जेड प्रोटॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जेड प्रोटॉन, जेड प्रोटॉन, जेड प्रोटॉन वो कितना होगा, ए भी इंटू जेड माइनस करेक्शन फैक्टर। करेक्शन कोलम्बिक करेक्शन था, वो किसके बराबर था, वो था 3/5, यानी उसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोलम्बिक करेक्शन जेड इंटू जेड माइनस 1 डिवाइड बाई ए का पावर 1/3, ये था। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जेड प्रोटॉन इज दिस वन। अब निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वन प्रोटॉन, ईबीपी। ईबीपी एक प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, एक प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी जेड से डिवाइड कर दो, तो बनेगा ए भी माइनस ए सी इंटू जेड माइनस 1 डिवाइड बाई ए का पावर 1/3। क्वेश्चन नंबर 1। अब यही चीज ठीक है, अब यही चीज हम लोग प्रोटॉन के लिखेंगे, न्यूट्रॉन के लिखेंगे, क्योंकि हमें ईबीएन निकालना है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए माइनस जेड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन वो कितना आना चाहिए भाई, ये वाला फैक्टर तो यही रहेगा, ए भी ही रहेगा, वॉल्यूम फैक्टर तो सेम रहेगा, इंटू ए माइनस जेड, बट ये न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन में कोई भी करेक्शंस नहीं लगेगा, कोलम्बिक करेक्शन न्यूट्रॉन में यूज नहीं होगा। अब अगर मैं कहूँ कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वन न्यूट्रॉन मतलब ई बी एन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वन न्यूट्रॉन ई बी एन, ए माइनस जेड से डिवाइड कर दो तो बन गया ए भी। क्वेश्चन नंबर 2, अब वो कह रहा है ई बी पी माइनस ई बी एन, मतलब इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप ई बी पी माइनस ई बी एन, तो ए भी के टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए भी के टर्म्स, और इसमें से इसको घटा रहे हो, इसमें से इसको, ये टर्म माइनस रहेगा, तो माइनस ए सी इंटू जेड माइनस 1 डिवाइड बाई ए का पावर 1/3। अब ऑप्शंस पे आते हैं। EBP minus EBN is proportional to this one where Z is the atomic number. 1 seconds. इसमें ये Z तो नहीं रहेगा, ये बन रहा है Z माइनस 1 नहीं। अब ये जो वैल्यू है वो देख के तो लग रहा है Z माइनस 1 के प्रोपोर्शनल, बट यहाँ पे Z लग गया है। अब इसको क्या कोई बोले कि ये पार्ट आंसर है या नहीं। अब फैक्ट देखो तो नहीं होना चाहिए, बट एडवांस ने आंसर ए दिया है, तो ये मैंने कहूँगा कि एडवांस सही दिया है, एडवांस की गलती है, ये नहीं देनी चाहिए। EBP माइनस EBN माइनस AC Z माइनस 1 अपन ए का पावर 1/3, तो ये टर्म Z माइनस 1 के प्रोपोर्शनल है, Z इज टू Z माइनस 1 के कहाँ प्रोपोर्शनल है, नहीं, तो ये तो नहीं देना चाहिए। इट इज प्रोपोर्शनल टू इतना वेयर इज ए का पावर माइनस 1/3, यस ये सही होना चाहिए, इसका बी पार्ट करेक्ट है। इतना इज पॉजिटिव, बिल्कुल गलत है, ये टर्म नेगेटिव है, क्योंकि AC पॉजिटिव क्वांटिटी, Z माइनस 1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो गलत आंसर हो गया। डी पार्ट, EBP इंक्रीजेस इफ न्यूक्लियस अंडरगोज द बीटा डीके। बीटा डीके इमिटिंग अ पॉजिट्रॉन, जब पॉजिट्रॉन इमिट करेगा तो ये वाली वैल्यू इंक्रीज होने लगेगी,
क्यों इंक्रीज की? बीटा डीके में क्या होता है? ईबीपी यही है ना, ये टर्म्स है, इस पे हमें फोकस करना है। ये इंक्रीज कैसे किया, ये वैल्यू कैसे इंक्रीज की बीटा डीके में? तो बीटा डीके में क्या होता है? बीटा डीके में क्या होता है? एक न्यूट्रॉन, वन सेकेंड, इमिटिंग पॉजिट्रॉन, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, साथ में पॉजिट्रॉन निकलता है और न्यूट्रिनो निकलता है। एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो निकलता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन घट गया, न्यूट्रॉन बढ़ा। तो उस न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन थे, वो Z-1 प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन घट गया। तो अगर इस न्यूक्लियस का नंबर ऑफ प्रोटॉन घट गया, तो इस न्यूक्लियस का जो ईबीपी है वो इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि जेड घट गया, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा। तो जब बीटा डीके हुआ तो जो न्यूक्लियस बना, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कम हो गई। उस न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन की संख्या कम हो गई, जेड कम हो गया या माइनस है, तो ईबीपी बढ़ गया। मतलब उस न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का ईबीपी ज्यादा है इस न्यूक्लियस की ईबीपी से। इसका मतलब ईबीपी इंक्रीजेस इफ न्यूक्लियस अंडरगोस बीटा डीके इमिटिंग पॉजिट्रॉन। ये एकदम सही कह रहा है, तो ये डी पार्ट भी सही है। तो कायदे से इसका आंसर बीडी होना चाहिए, बीडी ही होना चाहिए, बट जे ने इसका आंसर एबीडी दिया। अब कोई क्या बोले, इट इज जे, क्या कोई क्या इसका मतलब जेड इज टू जेड माइनस 1। अब कोई कहे कि नहीं सर ना, इसको इसमें से घटा दो। अरे इसको इसमें से घटाओगे ना तो ये खुद ये नहीं कटेगा, ये भी जेड, ये कहाँ कैंसल आउट होगा? ये कैंसल आउट होगा ही नहीं। तो इसलिए इसका आंसर जो है, अब वो चूंकि जे ने दे दिया, तब कोई क्या करे? मतलब मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज बी डी, बट उन्होंने अगर कह दिया कि ये है तो मान लो ये। अब इसको भी उन्होंने मान लिया, ठीक है। तो ये जे का मिस्टेक है। इसके बाद अब कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आते हैं। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और ये कंफर्म है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये वास्तव में अच्छे क्वेश्चन है। एक बार देखो क्या क्या। अब इसमें देख सकते हैं सब ए बी, और ये जेड इज टू जेड माइनस 1 है लिखा, इसलिए कि इक्वेशन को प्रॉपरली नेक्स्ट पार्ट सॉल्व किया जा सके, इसलिए उसने जेड इज टू जेड माइनस 1 को जेड स्क्वायर मान लिया। तो ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, तो तुमको यही मानना, ये नहीं कि नहीं हम तो पढ़े थे जेड माइनस 1। अरे ऐसे कैसे चलता है? अब कह रहे आप एक बार देख लो, उसके बाद अटेम्प्ट करो, फिर देखो क्या इसका आंसर आता है। If the semi-empirical formula of binding energy of a nucleus without the pairing term is as follow, without pairing term यहाँ से हटा दिया गया। Evaluate this expression to estimate the value of Z for which n बराबर Z that will have the greatest binding energy per nucleon। ये greatest binding energy per nucleon की बात हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी की नहीं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका ज्यादा है, वो इसमें से कौन सा एटम है जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है? इस एक्सप्रेशन के साथ से फाइंड आउट करो। एक तो यही तरीका है कि इन सारे का जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू दी गई है और नाम पता है, तो आपको मास नंबर पता है, मास नंबर करो, एटॉमिक नंबर पता है, तो उसमें दिया भी है एन बराबर जेड। एन बराबर जेड का मतलब है कि अगर इसका 40 मास नंबर है आर्गन का, तो इसका 20 होना चाहिए, इसका 28 होना चाहिए एटॉमिक नंबर, इसका 7 होना चाहिए, इसका 6 होना चाहिए।
तो आप खूब आराम से पता कर सकते हो कि किसकी बाइंड एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी ज़्यादा उसको मार्क करोगे आंसर। बट अगर ये ऑप्शंस नहीं दिया गया होता और ये क्वेश्चन पूछ देता तो फिर मैथमेटिक्स का मैक्सिमम मिनिमम पे जाना पड़ेगा। कह रहा है कि उस एटॉमिक नंबर के लिए कैलकुलेट करिए जिसमें n और z आपस में बराबर हो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर n और z आपस में बराबर है तो ये a/2 के बराबर होंगे। ठीक, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में n की जगह पे z पुट करोगे, जैसे पुट करोगे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है ना, ये बन जाएगा a ऑफ कैपिटल A माइनस b a का पावर 2/3 माइनस c, z की जगह पे मैं a/2 लिख सकता हूँ, z की जगह पे a/2, तो बन जाएगा a²/4 इंटू a का पावर 1/3, ये बन जाएगा। बट हमें क्या निकालना है, हमें इस b को मैक्सिमाइज नहीं करना है कि b को डिफरेंस के 0 कर दो। ये थोड़ी कह रहा है कि ऐसे न्यूक्लियस की बात करो जिसकी बाइंड एनर्जी ज़्यादा हो, नहीं, बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा हो, और जिसकी बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है वही ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होता है। तो इसको हम b/a निकालेंगे, यहाँ से a से डिवाइड कर देंगे क्योंकि वो पर न्यूक्लियन की बात कर रहा है, a से डिवाइड कर दीजिए। अब ये एक फंक्शन बन गया f एंड दिस इज बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये जो फंक्शन f बना ना f, इसको लिख सकते हैं, ये कट गया, ये बन गया a माइनस ये बनेगा b a का पावर माइनस 1/3 माइनस c/4, ये एक कट जाएगा और एक a बचेगा, तो ऊपर क्या बनेगा, आई थिंक a का पावर माइनस 2/3 बनेगा, चेक करो, और एक कट गया, a 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 आई थिंक प्लस 2/3 आएगा ना, प्लस 2/3। अब ये बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ये पे डिपेंड कर रहा है, f को मैक्सिमाइज करना है, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, तो f मैक्स तब होगा जब df/da 0 हो जाएगा। इसको 0 कर लेते हैं, 0 इस फंक्शन को, तो ये कांस्टेंट है, 0 बनेगा, माइनस b ये 1/3 यहाँ पर जाएगा, और a का पावर माइनस और घटेगा, तो इसको एक काम करते हैं ना, अगले पेज पे सॉल्व कर ले। तो बन गया df/da इज 0, df/da इज 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1/3b a का पावर प्लस 1/3b बनेगा, और a का पावर -1 घटाओगे तो -4/3 बन जाएगा, एंड माइनस c/4 इंटू 2/3 बनेगा इंटू a और -1/3 बन जाएगा, 3 के टर्म्स से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बन गया b a का पावर -4/3 बराबर c/2 a का पावर -1/3, तो ये -1/3 इधर लेकर आओ तो +1/3 बनेगा, तो +1/3 का मतलब कितना आ गया, -4/3 प्लस 1/3, तो -1 बन गया, तो ये यहाँ से इस a को इधर भेज दो, तो a की वैल्यू आएगी 2b/c, 2b/c उन्होंने दे रखा है, b की वैल्यू 18 है, तो 2 × 18 डिवाइड बाई c, c की वैल्यू 0.9 है, ये हो गया 9 दूनी 18, इट इज 40, यानी जिसका मास नंबर 40 होगा उसकी बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, दैट्स आंसर इज ये पार्ट। बट एक्चुअल में 56 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा, 56 की बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होती है, जो कि 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट होती है। बट ये पूरे एक्सप्रेशन से आएगा, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को आप डिफ्रेंशिएट कर देना, 0 करें, उससे आपको, और पेयरिंग टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट में देख लें तो उसमें 56 में सबसे ज़्यादा आ जाता है, और इस केस में मतलब अप्रॉक्सीमेट 56 में आएगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है और जो एक्चुअल ग्राफ है उसमें 5-6% का डेविएशन है इसके वजह से। ठीक है, इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, ये कह रहे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, कह रहा है कैलकुलेट, इस पूरे एक्सप्रेशन में देखिए वॉल्यूम टर्म्स आ गया, बाकी AH AY AS AP सबकी वैल्यू दे रखी है,
बट उन्होंने इस AC की वैल्यू नहीं दे रखी है, बाकी AH, AY, AS, AP ये सब दे रखा है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट AC इन द सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। इस AC की वैल्यू ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, तो ये तो समझ ही गया। इस AC की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है, जो यहाँ पे था और कुछ नहीं, मैं समझ लिया होगा इसको भी। AC ये था 0.714 MeV के बराबर है, तो ये चीज़ तो आपको यहीं से आ जाएगी 0.714। ये पार्ट का आंसर हमने निकाल लिया 0.714 MeV के बराबर है। ठीक है, अगला कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी पार्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2040 कैल्शियम, इसकी बाइंडिंग जाननी है। हाउ मच एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द न्यूट्रॉन फ्रॉम कैल्शियम, इतना। इन द केस ऑफ n बराबर इतना, वेयर शुड ए बी गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द न्यूक्लियाइज, इतना। ये वाला पार्ट तो अभी हमने डी पार्ट कैलकुलेट किया है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है वही क्वेश्चन ये भी है, बस डेटा उन्होंने ये यूज किया है और आपको इस डेटा का यूज करके, मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए, इसका आंसर जो आएगा ना, ए की वैल्यू वो आएगी 2B/C, डी पार्ट का आंसर आएगा। इसका भी निकाल लिया आपने और इसकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए 2B, ये आता ना 2B/C, 2B और B की वैल्यू यहाँ पे B और C, B कौन सा था एक बार चेक कर लेते हैं। B हमारा सरफेस एनर्जी वाला था और C कोलम्बिक एनर्जी था। सरफेस एनर्जी ये है EY जो कि 16 है, यहाँ पे 16 प्लेस कर दीजिए, और C जो है कोलम्बिक टर्म का था AC, और AC आपने निकाल लिया है ये वाला 0.714 इसके बराबर है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी लगभग हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आनी चाहिए 32 डिवाइडेड बाई 0.714, इट इज 44.82 लगभग आ रहा है। तो डी पार्ट का आंसर हो गया। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2040, अगर ये आपको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए अब आपको इसमें प्लेस करना पड़ेगा डेटा। अब चलो कैलकुलेट करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का देखते हैं 20 Ca40, जेड कितना है 20, इसमें मास नंबर कितना है 40, उठा के पुट करिए उसमें, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 20 कैल्शियम 40 ये हम लिखेंगे AH कितना है 15, तो 15 इस टू कैपिटल ए 40 माइनस EY कितना है 16 इस टू ए कितना है 40 का पावर 2/3 माइनस AC तो अभी निकाले थे हम लोग, AC माइनस 714 इंच टू जेड का स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर है, डिवाइड बाई ए का पावर 1/3, ये कितना है 40 का पावर 1/3 है, माइनस एस। अच्छा एन और जेड आपस में बराबर है, इसमें देखो एन और जेड आपस में बराबर है, यहाँ पे जेड भी 20 आएगा, वो तो टर्म 0 हो गया, एस्थमेटिक टर्म 0 हो गया। अब इसकी बात करते हैं ए का पावर -3/4। अब तुम देखना इसमें जेड और एन कहाँ गया, जेड ये न्यूट्रॉन है ना, देखो जेड और एन आपस में बराबर है नहीं, दोनों ही इवन नंबर है। अगर दोनों ही इवन नंबर है तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा आएगी, देखो इवन है तो +1 यूज करेंगे, तो लैम्डा इज +1 प्लस लगेगा एपी क्वेश्चन के अंदर दिया गया 34, तो आप लिखेंगे 34 +34 इंटू ए का पावर -3/4,
ये कितना है 40 का पावर -3/4, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको कैल्शियम का बाइंड एनर्जी मिल जाएगी। अब इसको कैलकुलेशन मैं कर लूँ। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है कैल्शियम 2040 की, वो इसके बराबर है, ठीक है। और ये इसका आंसर है, मतलब हमारा सी पार्ट का जो आंसर है, सी पार्ट का जो आंसर है वो है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 20 कैल्शियम इज 331.5 अप्रॉक्सीमेट MeV। ठीक है, एक बार ना थोड़ा चेक कर लें क्या पर न्यूक्लियन कितना आ रहा है, लगभग देखते हैं। 331 इतने को डिवाइड कर दो इससे 20 मास नंबर से ना 40 से डिवाइड करो, ये करीब आ रहा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इसका आ रहा है लगभग 8.287, मतलब 29 लिख लेते हैं MeV पर न्यूक्लियर है। इतना बाइंडिंग एनर्जी इसका पर न्यूक्लियर आ रहा है। और देख लो तो ये जो ग्राफ होता है ना, इसमें मैक्सिमम, इसमें कैल्शियम कहाँ पे है? कैल्शियम 20 के आसपास आना चाहिए, तो ये नहीं 40 है ना, 40, ये 33 चल रहा है, 33 करीब ये ना यहाँ के आसपास है, ये 33 चल रहा है ना, यहाँ पे कहीं कहीं के आसपास है यहाँ पे। और ये देख सकते हो तो ये करीब 8 के ऊपर जा रहा है, 8.2 समथिंग। तो देख रहे हो लगभग वो वैल्यू जा रही है। ठीक, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसका, अच्छा ये बी पार्ट का आंसर था, ये हमने बी पार्ट का आंसर बताया था। अब इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ न्यूट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियस। एक कैल्शियम 40 के न्यूक्लियस से एक न्यूट्रॉन को हटाने में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जब न्यूट्रॉन हटाओगे, ठीक है, तो फिर हमें बाइंड एनर्जी निकालनी पड़ेगी। देखते हैं, एक सेकेंड। 20 कैल्शियम 40 से एक न्यूट्रॉन हटाना है, तो न्यूट्रॉन हटाओगे तो एटॉमिक नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो बनेगा 20 कैल्शियम 39 बनेगा 0N1, ये बनेगा रिएक्शन। हमें क्या करना होगा कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इस रिएक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उतनी एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी आपको। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी में से मुझे इसकी बाइंडिंग एनर्जी घटानी पड़ेगी। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 20 कैल्शियम 40 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 20 कैल्शियम 39, और ये तो न्यूट्रॉन की बाइंडिंग होती नहीं है, मतलब आपको ये वाला बाइंडिंग आप निकालनी है, इसके बाइंडिंग निकाल के हटा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या इसके लिए भी हमें उतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? थोड़ा समझते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद नहीं। एक्चुअल में किसका अंतर आ सकता है कैलकुलेट करने में? देखो ये टर्म तो सेम रहेगा, मास नंबर तो सेम है, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये प्रोटॉन की संख्या सेम है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या सेम है, मास नंबर सेम है, नहीं नहीं मास नंबर कहाँ सेम है, मास नंबर तो बदल गया, इन्हें आपको कैलकुलेट करने पड़ेगा। तो उसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस पूरे वैल्यूज के हेल्प से। तो अब इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिख लेते हैं ना, 20 कैल्शियम 39, तो ए की वैल्यू क्या है 39 है, जेड की वैल्यू क्या है 20 है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 39 से 20 घटा दो 19 है। अब इसको उठा के उसमें प्लेस करना पड़ेगा, अब प्लेस करके जो आएगा वैल्यू वो यहाँ पर रखेंगे, और ये वैल्यू आपको पता है अभी निकाला था आपने, अभी कैलकुलेशन करने का मन नहीं कर रहा है। ये 331.5 माइनस ये वाली वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, जैसे मैंने निकाला, अब पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपने देख लिया कि बाइंडिंग एनर्जी करेक्शंस पे बेस्ड होके
हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए, PYQ भी कर लिए। अब उम्मीद करता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अब ये आपसे ज़रूर होना चाहिए। ओके, थैंक यू।